जय हिंद साथियों स्वागत है आपका इस नए वीडियो लेक्चर्स में। साथियों आज हम डिस्कशन करेंगे यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम के प्रीवियस ईयर पेपर का। प्रीवियस ईयर पेपर के शिफ्ट 1 में जो पेपर हुआ था, शिफ्ट 1 में जो पेपर था हम आज उसको सॉल्व करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, हम सॉल्व करते हैं उसको और प्रत्येक प्रश्न को देखते हैं, उसके उत्तरों को देखेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि आप यदि चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो में कमेंट करें, जो भी कमी हो हमें बताएं और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद। पहले क्वेश्चन पर हम देखते हैं। पहले क्वेश्चन में दिया गया है कि भारत में शासन करने वाले शासकों का कालक्रमानुसार सही क्रम क्या है। तो इसमें पहले दिया गया है शेरशाह सूरी, दूसरा दिया है अकबर, तीसरा दिया है अलाउद्दीन, चौथा दिया है इल्तुतमिश। हमको देखना है कि कालक्रमानुसार सबसे पहले कौन है, उसके बाद किसने शासन किया, उसके बाद किसने शासन किया। इस तरह से हमको उनके कालक्रमानुसार को देखना है, कालक्रम को देखना है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले इसमें। तो सबसे पहले 1210 से लेकर के 1236 तक इल्तुतमिश ने अपना कार्यक्रम किया, मीन्स जो है शासन किया। दूसरा यदि देखें तो हम इसमें देखते हैं अलाउद्दीन को, जिसने 1296 से लेकर के 1316 तक इसने अपना कार्यकाल किया। इसी प्रकार से अगर चौथा देखें अकबर को, तो ये 1556 से लेकर के 1603 तक रहा। अगर यहीं देखें शेरशाह सूरी को, तो शेरशाह सूरी जो है 1540 से 1545 तक रहा, 1545 तक इसका कालक्रम रहा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे पहले कौन है। तो सबसे पहले 1210, ये 1210 वाला है, ये पहले है, मीन्स ये हो गया चौथा सबसे पहले। फिर 36 के बाद 1296 है, तो 1296 वाला आ जाएगा। 1296 से स्टार्ट है ये, तो हो जाएगा दूसरा अलाउद्दीन खिलजी, मीन्स ये हो जाएगा थर्ड नंबर। फिर अलाउद्दीन खिलजी के बाद देखते हैं ये 1556 है और ये 1540 है। 1540 पहले आएगा, तो इसलिए 1540 वाला कौन है, शेरशाह सूरी है, तो हो जाएगा उसके बाद थर्ड के बाद फर्स्ट। फिर लास्ट वाला बचेगा 1556, तो ये हो जाएगा सेकंड। तो पहले जो है इसमें पहले फोर्थ, तो इसमें भी फोर्थ बी में। फिर दूसरा थर्ड, तो थर्ड। तीसरा फर्स्ट, तो ये फर्स्ट हो गया। चौथा सेकंड, तो ये सेकंड हो गया। इस तरह से जो है इसका जो आंसर हो गया ये बी हो गया। चलिए मित्र, हम दूसरे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे। कौन से संत शिवाजी के समकालीन संत थे। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है, पहला दिया है तुकाराम, दूसरा दिया है चैतन्य, तीसरा दिया है नामदेव, चौथा दिया है शंकराचार्य। तो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा आंसर ए, तुकाराम। तुकाराम जी जो है शिवाजी के समकालीन संत थे। अगले प्रश्न को हम देखते हैं साथियों। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, हम इसको देखते हैं। तो इसमें ऑप्शन दिया है लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, तीसरा दिया है लॉर्ड लिटन, चौथा दिया है लॉर्ड रिपन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। हेस्टिंग्स ऐसे लिखा जाएगा साथियों, हेस्टिंग्स। इसका सही आंसर ये हो जाएगा। इसी प्रकार से साथियों चौथे प्रश्न पे चलते हैं।
लिखा है चरक संहिता संबंधित है। ये छोटी क्लासों में भी हम लोगों ने पढ़ा होगा, एक महान व्यक्तित्व की किताब आती थी, उसमें इससे रिलेटेड एक पार्ट था। पहले क्लास 6 में भी पढ़े होंगे, 7 में भी पढ़े होंगे, 8 में भी पढ़ा होगा। उन सभी में महान व्यक्तित्व की किताब में ये सारी चीज़ें होती थी। महान व्यक्तित्व छोटी कक्षा में भी होता था। तो चरक संहिता किससे संबंधित है? तो लिखा है पहला राजनीति से, दूसरा चिकित्सा से, तीसरा वास्तुकला से, चौथा गणित से। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा बी, चिकित्सा से। चिकित्सा से किससे हो जाएगा? चिकित्सा से। चिकित्सा से सही हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा चिकित्सा से। चरक संहिता संबंधित है चिकित्सा से। चरक संहिता संबंधित है चिकित्सा से। चरक संहिता चिकित्सा से संबंधित है साथियों। अगले प्रश्न पर चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को हमको ध्यान से करना होता है। लिखा है निम्न में कौन सा जोड़ा सही नहीं है। जो जोड़ा सही नहीं है उसको हमको करना है। लिखा है 261 बीसी में, 261 बीसी में कलिंग का युद्ध। तो 261 बीसी में कलिंग का युद्ध ये हुआ था, सही है। शक संभवत की शुरुआत भी 78 एडी से शुरू हुई थी, ये भी सही है। यहाँ पे देखें 622 एडी से मुस्लिम युग की शुरुआत हुई थी, तो ये भी सही है। अब यहाँ पे हम देखते हैं औरंगजेब की मृत्यु। तो औरंगजेब की मृत्यु 1709 में नहीं हुई थी। औरंगजेब की मृत्यु 1709 में नहीं हुई थी, ये गलत है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। आंसर डी हो जाएगा एडी 1709 में औरंगजेब की मृत्यु। औरंगजेब की मृत्यु। साथियों कंफ्यूज मत होना, इसमें ये पूछा है कौन सा जोड़ा सही नहीं है। जो सही नहीं है हमको उसको सिलेक्ट करना है। ये जोड़ा सही नहीं है, ये सही मिलान नहीं है। बाकी तो सारे सही हैं लेकिन ये मिलान सही नहीं है, इसलिए हमने इसको कट कर दिया है। साथियों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। इनमें से किसे भारत के ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? नंबर 1 दिया है दादा भाई नौरोजी, नंबर 2 दिया है WC बनर्जी, नंबर 3 दिया है फिरोज शाह मेहता और नंबर 4 दिया है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा ए, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन ए सही है, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी साथियों, दादा भाई नौरोजी इसमें प्रश्न सही होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे हम चलते हैं। 7 नंबर प्रश्न पे हम चलते हैं साथियों। 7 नंबर प्रश्न दिया है सन 1915। सन 1915 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुई थी? तो इसमें पहला ही सही हो जाएगा साथियों, एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक इसमें सही हो जाएगा पहला, एनी बेसेंट व लोकमान्य तिलक। लोकमान्य तिलक ए नंबर ऑप्शन सही होगा इसमें साथियों। ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें ए नंबर सही होगा। तिलक और लाला लाजपत राय, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसमें मिलान करना है। कौन ब्रह्म समाज से कौन था, रामकृष्ण मिशन से कौन था, आर्य समाज से कौन था और सत्य शोधक समाज से कौन था? तो ब्रह्म समाज से साथियों सबसे पहले देखते हैं कौन था। तो ब्रह्म समाज से साथियों, ब्रह्म समाज से था राजा राम मोहन राय। मतलब ए का हो जाएगा साथियों तीसरा। ए का हो जाएगा साथियों तीसरा नंबर। ए का हो जाएगा साथियों तीसरा नंबर। रामकृष्ण मिशन का संबंध था साथियों स्वामी विवेकानंद।
स्वामी विवेकानंद का संबंध रामकृष्ण मिशन से था साथियों। तो मतलब बी का हो जाएगा आंसर 1, बी का हो जाएगा 1। इसी प्रकार से आर्य समाज का संबंध, आर्य समाज में किसका संबंध था, आर्य समाज से किसका संबंध था, तो आर्य समाज से संबंध था दयाराम सरस्वती का, दयाराम सरस्वती का संबंध था। आर्य समाज से संबंध था दयाराम सरस्वती का, मतलब सी का आंसर हो जाएगा 2, सी का आंसर 2, सी आर्य समाज, इसका आंसर 2 दयानंद सरस्वती। इसी प्रकार से डी का आंसर हो जाएगा 5 नंबर, क्योंकि ये के श्रीधरालू नायडू का कोई इसमें ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे सत्यशोधक समाज ज्योतिराव फूले, तो इसमें हो जाएगा डी का आंसर 5। तो इस तरह से ये कौन सा आंसर दिख रहा है इस तरह से, तो इस तरह से आंसर दिखने वाला है इसमें सी नंबर। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं सी नंबर इसका आंसर सही है, इसका आंसर हो जाएगा सी। साथियों सी पे टिक कर लेना है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं, करो या मरो, सरदार पटेल का तो ये है नहीं, जवाहरलाल नेहरू का है नहीं, सुभाष चंद्र बोस का तो है नहीं, ये नारा है महात्मा गांधी जी का। तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों डी महात्मा गांधी, इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया था। 10 नंबर क्वेश्चन है साथियों। तो इसमें जवाहरलाल नेहरू को नहीं दिया गया था, पट्टाभी सीतारामैया को नहीं दिया गया था, JB कृपलानी को नहीं दिया गया था, इसमें दिया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं साथियों 11 नंबर को। 11 नंबर लिखा हुआ है, सलालपन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है। सलालपन बिजली योजना किस नदी पर स्थित है। तो इसमें ऑप्शन दिया है ए झेलम, बी दिया है रावी, सी चिनाब, डी ब्यास। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा साथियों चिनाब, सी नंबर ऑप्शन इसका सही है, चिनाब नदी। सलालपन बिजली परियोजना चिनाब नदी पर स्थित है। चिनाब नदी पर सलालपन बिजली परियोजना स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, बसंत विश्व होता है। बसंत विश्व 21 मार्च को होता है साथियों। इसका आंसर इसको रट लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 21 मार्च को बसंत विश्व होता है, 21 मार्च को होता है। आंसर ए सही हो जाएगा, इसका आंसर ए इसका सही हो जाएगा। इसी प्रकार से हम दूसरे क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, मीन्स अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे। राजस्थान में खेतड़ी परियोजना, कौन सी परियोजना। खेतड़ी परियोजना, राजस्थान में खेतड़ी परियोजना। राजस्थान में हम खेतड़ी परियोजना को देखते हैं। राजस्थान की खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो जस्ता के लिए, या फिर इस्पात के लिए, या तांबा के लिए, या एल्यूमिनियम के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन इसमें लगा लीजिए सी नंबर, तांबा के लिए साथियों, तांबा आंसर सही है, सी नंबर लगा दिए। जस्ता में खेतड़ी परियोजना तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। ये 13 नंबर क्वेश्चन है, गलती से 3 लिखा हुआ वहां पे। 14 नंबर है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो पश्चिम बंगाल में तो है नहीं, असम में है नहीं, केरल में है नहीं, ये मध्य प्रदेश में है। तो साथियों यहाँ पे हम मध्य प्रदेश लगा लेते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। काजीरंगा कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश में
स्थित है। तो इसका आंसर नंबर ए सही हो जाएगा। आंसर नंबर इसका ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी नदियां हैं। निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी नदियां हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, कावेरी नहीं है, गंगा है हिमालय से निकलने वाली नदी, ब्रह्मपुत्र है हिमालय से निकलने वाली नदी, गोदावरी नहीं है। तो गंगा कौन से नंबर, सेकंड नंबर, गंगा सेकंड नंबर देखते हैं हम। गंगा सेकंड नंबर है, गंगा सेकंड नंबर। इसी प्रकार से गोदावरी है नहीं, और थर्ड नंबर है ब्रह्मपुत्र, थर्ड नंबर है ब्रह्मपुत्र। इसी प्रकार से ये दो नदियां हैं। तो इस तरह से सेकंड और थर्ड किस में है, तो बी में है। तो बी आंसर इसका सही हो जाएगा। इसका आंसर बी सही होगा। इसी प्रकार से हम साथियों इसको पहले थोड़ा सा पतला कर लेते हैं, ये बहुत मोटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों, 16 नंबर पे। इसमें लिखा हुआ है बैंक दर का अर्थ है। बैंक दर क्या है? साहूकारों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर है, या फिर अनुसूचित बैंकों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर है, या बैंकिंग संस्थाओं की लाभ की दर है, या देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। इसका सही आंसर हो जाएगा डी साथियों। देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। 17 नंबर दिया है, यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे, यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे, कम कर दे, तो साख सर्जन पर क्या असर होगा? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका बढ़ जाएगी। साख सर्जन बढ़ जाएगी। यहाँ पे हो जाएगा साख सर्जन बढ़ जाएगी। आंसर नंबर इसका हो जाएगा सी सही। आंसर सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं साथियों। इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं? इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है? यहाँ पे देखते हैं साथियों, पूंजीवादी है या समाजवादी या मिश्रित या वैश्विक। लिखा है अर्थव्यवस्था, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें संसाधनों पर निजी अधिकार होता है, जिसमें निजी अधिकार होता है। तो पूंजीवादी में निजी अधिकार होता है, खुद का अधिकार होता है। तो आंसर नंबर ए सही हो जाएगा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। 100 रुपए का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है? तो ये सभी लोग जानते हैं, सभी लोग देखते भी होंगे। आरबीआई गवर्नर के द्वारा ये हस्ताक्षरित होता है। अभी आप देख लीजिएगा कि उस पर किसका सिग्नेचर होता है, तो आरबीआई के गवर्नर का होता है 100 रुपए के नोट पे। तो आंसर नंबर हो जाएगा ए, आरबीआई गवर्नर। आंसर नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों 20 नंबर। फेमा का पूर्ण रूप क्या है? मीन्स फेमा का फुल फॉर्म क्या होता है? फेमा का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेक्स्ट हम देखते हैं साथियों, फेमा का फुल फॉर्म क्या होता है।
20 नंबर क्वेश्चन है साथियों। तो फेमा का फुल फॉर्म लिखा है, पहला नंबर इसमें दिया है फंड एक्सचेंज मीडिया एजेंसी, दूसरा दिया है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, तीसरा दिया है फाइनेंस एंड एक्सपोर्ट मैनेजमेंट एसोसिएशन, चौथा दिया है फॉरेन एक्सपोर्ट मार्केट एजेंसी। तो हम फर्स्ट नंबर देख लेते हैं, फंड एक्सचेंज मीडिया एजेंसी। ये तो होगा नहीं, तो हम इसको कट कर देते हैं यहाँ से, ये होगा नहीं तो ये कट हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, सी नंबर, डी नंबर भी नहीं होगा, तो इसमें आंसर हो जाएगा बी नंबर। बी नंबर आंसर हो जाएगा सही, बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। लिखा है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, एक मिनट, एक्ट, इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, इसका सही आंसर बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है। 21 नंबर क्वेश्चन दिया है भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है। भारत के संविधान में साथियों, भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है। तो समवर्ती सूची में नहीं शामिल है तो इसको कट कर देंगे, संघ सूची में नहीं शामिल है तो इसको कट कर देंगे। पहला नंबर है राज्य सूची में, तो ए नंबर दिया है राज्य सूची, राज्य सूची। भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य और स्वच्छता राज्य सूची में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों, भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत रखी गई है। तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था, ऑप्शन इसमें दे रखा है मूल अधिकार के अंतर्गत, मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत, राजनीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों सी नंबर, राज्य के नीति निदेशक तत्व, राज्य के नीति निदेशक तत्व। भारत में पंचायती राज व्यवस्था राज्य के नीति निदेशक तत्व के अंतर्गत रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं साथियों, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो संबंधित है। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो संबंधित है। इसमें ऑप्शन दे रखा है ए अनुच्छेद 21 से, अनुच्छेद 21 ए से, अनुच्छेद 19 से, अनुच्छेद 29 और 30 से, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ए नंबर, अनुच्छेद 21 ए से। साथियों ये अनुच्छेद तो सबको आना ही चाहिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम देखते हैं, निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा। ऑप्शन दिया है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी, तीसरा ऑप्शन है बी.आर. अम्बेडकर, चौथा ऑप्शन है बी.एन. राव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर साथियों, पी.टी. नेहरू या जवाहरलाल नेहरू। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं साथियों, 25 नंबर क्वेश्चन दिया है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं, या फिर अल्पसंख्यकों के लिए बात कही गई है। तो इसमें ऑप्शन दे रखा है 21 जो कि है नहीं, अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले इस पर डिस्कशन किया। अनुच्छेद 24 ये भी नहीं है, अनुच्छेद 29, ऑप्शन नंबर सी ये सही है। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हित की बात की गई है, तो आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं साथियों, 26 नंबर लिखा है, ठोस चालक में धारावाहक होते हैं। ठोस चालक में धारावाहक होते हैं।
तो साथियों पहला दिया है प्रोटॉन, दूसरा दिया है न्यूट्रॉन, तीसरा दिया है मुक्त इलेक्ट्रॉन, चौथा दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं ऑप्शन तो हो नहीं सकता, पहली बात तो ये। दूसरी बात न्यूट्रॉन भी नहीं हो सकता, तीसरी बात प्रोटॉन भी नहीं हो सकता। ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा मुक्त इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं साथियों। प्रकाश वर्ष में मापन की इकाई किसे कहते हैं, या फिर प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है। थोड़ा सा उल्टा हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है। इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है एक वर्ष में मापी गई रॉकेट की गति की, या एक वर्ष में निर्वात में ध्वनि द्वारा चली गई दूरी, या फिर सी नंबर दिया है एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी, या डी नंबर दिया है हवाई जहाज की गति की इकाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों सी, एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी। निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी। एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं साथियों। 28 नंबर क्वेश्चन है। 28 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है, या इसमें दिया है यह भी है, तो इसमें कौन सा है। इसमें ऑप्शन हमको बताना है कि कौन सा है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कौन सा है। इसमें CaSO4 ये नहीं है, CaOCl2 ये है, यही आंसर इसका सही है। इसी को हम लगा लेते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। तो बी नंबर हम लगाते हैं आंसर CaOCl2, इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों बी नंबर। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत कितना होता है। तो साथियों हम देखते हैं यहाँ पे, चूंकि 24 कैरेट गोल्ड बराबर 100%, तो यहाँ पे लिखते हैं 24 कैरेट गोल्ड बराबर में होता है 100%। तो यहाँ पे यदि हम 24 में 4 से हम भाग कर दें, तो यदि हम 24 में 4 से भाग करते हैं तो यहाँ 100% में भी 4 से भाग करना पड़ेगा। दोनों तरफ हम करते हैं ना, कुछ भी करेंगे तो दोनों तरफ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 4 से हम 24 को काटते हैं, 4 छक्का 24, यहाँ पे 4 से 25 बार में 100 कट जाएगा, तो 4 25 बार में कटेगा, तो 25 चौके 100। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 कैरेट गोल्ड बराबर में हो जाएगा 25%। अब हमको 18% निकालना है, तो 18% निकालने के लिए क्या करेंगे, 6 में हम 3 से गुणा कर देंगे। तो यदि हम इस 6 में 3 से गुणा करें तो इस 25 में भी 3 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे कि भाग किया था दोनों तरफ, उसी प्रकार से गुणा भी दोनों तरफ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 6 से हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे 6 से 3 को करेंगे और बराबर में 25 को भी 3 से करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 6 तियाँ 18 कैरेट गोल्ड बराबर में 25 तियाँ 75%, मतलब 18 का आ जाएगा 75%, मतलब बी इसका आंसर सही होगा। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं साथियों। संतरे में बहुतायत होता है, संतरे में कौन सी विटामिन बहुतायत होती है, तो विटामिन सी होती है साथियों। इसी क्रम में अगले क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इसमें पहले से लगा हुआ है आंसर, लेकिन इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन दिया गया है रूट में क्वेश्चन मार्क बटे में 196 बराबर 72 बटे में 56। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। हालांकि आंसर पहले से लगा हुआ है, लेकिन हम इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या इसका तरीका होगा। तो जहाँ पे क्वेश्चन मार्क है हम उसको यक्स मान लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा यक्स बटे में 196। ये रूट में है तो इसको रूट में ही करेंगे, और बराबर में इधर हो जाएगा 72 बटे में 56। इसको हम डिवाइड कर देते हैं इधर 72 बटे में 56 को। तो कैसे डिवाइड करेंगे, 8 से हम इसको भाग देते हैं ऊपर नीचे दोनों को, तो 8 9 72 हो जाएगा, 8 7 56 हो जाएगा।
अब ये आ जाएगा इधर 9/7, इधर हो जाएगा 9/7। अब इधर क्या है, दोनों तरफ, एक तरफ x बटा में 196 रूट के अंदर है, एक तरफ है 9/7। अभी दोनों तरफ का हम क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे। तो वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका जो रूट है ये हट जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा x बटे में 196 बराबर लगाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा 9/7, इधर पूरे का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसका स्क्वायर करते हैं। तो यहाँ पे x बटा में 196 लिखेंगे बराबर में 9 का 81 बटे में 7×7=49। यहाँ पे दोनों का बज्रगुण हम करा देते हैं। तो इधर हो जाएगा हमारा 49 का x में गुणा तो हो जाएगा 49x, और इधर हो जाएगा 81 और 96 को हम ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, गुणा केवल लगा करके चिन्ह। तो 81 गुणे में 196, 49 इधर x के गुणे में है तो उधर जा करके बटे में हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 81 गुणे में 196 बटे में 49। अब यहाँ पे 49 और 196 को हम कट कर सकते हैं क्योंकि दोनों 7 से डिवाइड हो जाएंगे। 7×7=49, यहाँ पे काटेंगे 7 दूनी का 14, इसमें बचेगा 5, 5 और 6 26 हो जाएगा, सॉरी 5 और 6 56 हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 56, तो हो जाएगा 7 8 56। यहाँ पे 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 7 चौके 28। अब यहाँ पे बचा हमारा x बराबर में 81 गुणे में 4। 81 और 4 का हम गुणा कराते हैं तो 4 एकम का 4 और 4 8 32, 324। इस तरह से आंसर आ जाएगा। और यहाँ पे आंसर जो कि पहले से लगा हुआ था 324, आंसर 324 सही है, सी आंसर इसका सही होगा साथियों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। यहाँ पे दिया गया है 885 गुणे 885 गुणे 885, 3 बार 885 है, प्लस लगा करके 3 बार गुणे में 115 है, नीचे में अपान लगा करके 885 गुणे 885 प्लस 115 गुणे 115 माइनस में 885 गुणे 115। इस प्रकार से ये क्वेश्चन दिया गया है। इसका आंसर क्या होगा, तो हम सबसे पहले यहाँ पे इसको शॉर्टकट में लिख लेते हैं। यदि कोई भी संख्या 3 बार आपस में गुणे में होती है तो उसको हम उसका क्यूब लिख देते हैं, मतलब उसकी घात 3 लिख देते हैं। तो 885 की घात यहाँ पे हम लिखेंगे 3, प्लस में इसी प्रकार से ऊपर में है 115, 3 बार है तो 115 की घात 3 लिख देंगे, बटा लगाएंगे। नीचे में ऐसे ही 2 बार है 885 तो 885 की घात 2 लिख देंगे, प्लस लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे प्लस लगा हुआ है, और 115 2 बार है तो 115 की घात 2 लिख देंगे। इसी प्रकार से माइनस में 885 और 15 एक बार है तो इसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे, 885 गुणे में 115, इसी प्रकार से इसको लिखा रहने दें। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे ऊपर देखिए, एक बार पहले का क्यूब उसके बाद दूसरे का क्यूब, मतलब पहले की घात 3 और दूसरे की घात 3, तो एक फार्मूला बन जाता है। ये कौन सा फार्मूला बन जाता है, इसको हमने छोटी क्लास में भी पढ़ा था, a क्यूब प्लस में b क्यूब। a क्यूब प्लस में b क्यूब का फार्मूला जब बनता है तो हो जाता है a प्लस में b, उसका फार्मूले का जो तोड़ होता है वो बन जाता है a प्लस में b एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस में ab। तो हम इसको सॉल्व करते हैं ऐसे ही, हम इसको दूसरे कलर से करते हैं ताकि थोड़ा सा दूसरी लाइन अलग रहे तो समझ में आ जाए, ताकि मिक्स ना हो एक ही में। तो यहाँ पे हमने बताया है कि इसका फार्मूला होता है a प्लस में b एक ब्रैकेट में, तो ये a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, तो a प्लस b मतलब कि 885 और प्लस में 115 एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में मैंने बताया है a स्क्वायर किसको बनाएंगे, यहाँ पे हम a स्क्वायर पहले वाला है तो 885 का स्क्वायर, 885 का स्क्वायर, यहाँ हम बड़ा ब्रैकेट यूज़ कर लेते हैं, 885 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माने 115 का स्क्वायर, तो यहाँ पे दूसरे में 115 का स्क्वायर माइनस में ab, माइनस में a क्या है 885 और b क्या है 115, ab का मतलब a गुणे b, तो यहाँ पे 885 गुणे में 115, ये वाला a मान लेंगे, ये वाला b मान लेंगे, यहाँ a है और ये b है, और बटे में लगाएंगे तो अब नीचे वाला, यहाँ ये वाला नीचे वाला लिखेंगे, तो नीचे में क्या था, नीचे में था 885 का स्क्वायर प्लस में 115 का स्क्वायर माइनस में 885 गुणे में 115, इस प्रकार से कुछ था। अब यहाँ पे हम देखते हैं साथियों, यहाँ पे हम देखते हैं
कि ये वाला ब्रैकेट और ये वाला दोनों सेम लग रहे हैं और सेम है ही, तो इसको हम क्या करेंगे, ऊपर और नीचे से कैंसिल कर देते हैं साथियों। तो यहाँ पे हम इसको, यहाँ पे ब्रैकेट लगाना भी भूल गए थे, तो यहाँ पे इसको ऐसे कैंसिल कर देते हैं। अब बचा क्या, 885 प्लस में 115, केवल ये वाला बचा, केवल ये वाला बचा साथियों, जो ये वाला बचा है केवल, तो इसको हम लिख देते हैं 885 प्लस 115, इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1000, जो कि आंसर हो जाएगा डी, जो कि आंसर हो जाएगा डी। डी आंसर हमारा सही होगा, डी इज राइट, डी इज राइट, तो यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है रूट में 5 माइनस में रूट में 3, पूरा अपान लगा करके रूट में 5 प्लस में रूट में 3, इसका परिमेयकरण करना पड़ेगा साथियों। तो यहाँ पे हम इसको एक बार पुनः नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पे नोट करते हैं, रूट में 5 माइनस में रूट में 3, बटा लगाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5 प्लस में रूट में 3। इस प्रकार से हम इसको देखते हैं साथियों। अब यहाँ पे इसका परिमेयकरण करेंगे तो जो यहाँ पे निशान लगा हुआ है, जो ये निशान यहाँ पे लगा हुआ है, जो यहाँ पे ये निशान लगा हुआ है, इसका अपोजिट निशान, मतलब कि अगर ये प्लस है तो बीच में माइनस लगा देंगे और बाकी आगे पीछे का ये दोनों एक वैसे ही रहेगा और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराते हैं, तो इसी को हम कहते हैं परिमेयकरण। तो हम यहाँ पे परिमेयकरण इसका कराते हैं। तो यहाँ पे ऊपर नीचे दोनों में हम रूट 5 माइनस में रूट 3 से गुणा कराते हैं। तो हम गुणा कराएंगे तो ऊपर देखिए दोनों सेम है, जो ये वाला है और ये वाला है, दोनों एक जैसे होते हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि यदि कोई एक जैसा होता है, 2-3 बार मल्टीप्लाई में होता है, गुणे में होता है, तो उसका हम स्क्वायर लिख देते हैं। तो ये 2 बार, मतलब ये 2 पदों में है और ये अलग अलग मल्टीप्लाई में है, दोनों में मल्टीप्लाई में है, तो इसको हम एक ही में लिख लेंगे और पूरे का होल स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं रूट में 5 माइनस में रूट में 3, पूरे का हम यहाँ पे होल स्क्वायर कर देंगे और बटे में क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी एक फार्मूला बन जाएगा। जब किसी एक ब्रैकेट में प्लस और एक में माइनस होता था तो फार्मूला बन जाता था ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर का। फार्मूला किसका बन जाता था, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर का। तो यही तो है, यहाँ पे एक में प्लस है और एक में यहाँ पे माइनस है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब पहले का स्क्वायर, पहले का स्क्वायर क्या मतलब 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर यहाँ पे करेंगे, माइनस में बी का स्क्वायर मतलब पीछे वाले का स्क्वायर, बी क्या है तो यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे पीछे वाले का स्क्वायर यहाँ पे कर देंगे 3 का स्क्वायर। अब यहाँ पे ये दोनों हमने लिख लिया इसमें। अब इसको हम सॉल्व करते हैं साथियों। तो सबसे पहले इसको हम हटा देते हैं, इस फार्मूले को हम यहाँ से हटा देते हैं। 1 मिनट, ये फार्मूले को हम यहाँ से हटा देते हैं, इस फार्मूले को। अभी यहाँ पे जगह हो गई है। अब यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। अब ऊपर में हम ऊपर वाले को खोलते हैं, ओपन करते हैं। ऊपर में हम ऊपर वाले ब्रैकेट को खोलते हैं। ए स्क्वायर माइनस में ए माइनस में बी का होल स्क्वायर को हम खोलते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab। तो यहाँ पे ए स्क्वायर मतलब कि 5 का स्क्वायर, तो रूट 5 है, तो रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो रूट केवल हट जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 5। माइनस में बी का माइनस में ये 3 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बी का स्क्वायर, तो बी का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर होता है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 3 आ जाएगा। और माइनस में 2 और रूट में 5, गुणे में रूट में 5, गुणे में रूट में 3, बटा लगाएंगे, नीचे वाले को लिख देंगे। एक ब्रैकेट में प्लस और एक ब्रैकेट में माइनस है ना, एक ब्रैकेट में प्लस था यहाँ पे, एक ब्रैकेट में माइनस था, इसीलिए हमने यहाँ पे फार्मूला बनाया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो यहाँ पे भी एक का स्क्वायर है, तो 5 का स्क्वायर मतलब कि यहाँ रूट 5 का स्क्वायर मतलब कि रूट यहाँ पे हट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 5। इसी प्रकार से पीछे वाला भी रूट हट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। अब यहाँ पे साथियों हम देखते हैं, ऊपर में हम इसको जोड़ लेते हैं, तो 5 3 8 और माइनस में 2, और रूट का रूट के अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 5 3 15, तो यहाँ पे अंदर हो जाएगा 15, और बटे में क्या हो जाएगा 5 में से 3 निकल जाएगा तो बचेगा 2। अब यहाँ पे हम कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 4
क्योंकि 2 चौके 8 यहाँ पे कट जाता है, और माइनस में ये 2 पूरा निकल गया बाहर क्योंकि कॉमन लिया तो अंदर बचा रूट का 15 और बटे में बचा 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ साथियों बच जाएगा ये हमारा 4 माइनस में रूट में 15, तो 4 माइनस में रूट में 15, बी नंबर आंसर। इसका आंसर बी नंबर सही होगा साथियों। वीडियो थोड़ा मैथ्स में लंबी होगी और बाकी कोई दिक्कत नहीं है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, टीवी सेट का मूल्य 30% घटाने पर उसकी बिक्री 20% बढ़ गई, दुकानदार की आय पर उसका क्या प्रभाव पड़ा? दुकानदार को व्यय हुआ, दुकानदार का व्यय हुआ, हानि हुई, या फिर दुकानदार का लाभ हुआ? हम इसमें देखते हैं साथियों। तो सबसे पहले टीवी का मूल्य हम मान लेते हैं। तो माना टीवी का मूल्य बराबर, यहाँ पे मानते हैं, माना टीवी का मूल्य बराबर में 100 रुपया, और बेची गई टीवी, कितनी टीवी बिकी? बेची गई टीवी, भी 100 हमने मान लिया। अब कंडीशन क्या दिया है? जो कंडीशन दी है, तो सबसे पहले हम पहले कितनी थी टीवी का मूल्य? तो पहले 100 था और 100 बेची गई थी, तो कुल कितना उसने धन कमाया था पहले? तो कुल विक्रय मूल्य यहाँ पे लिख देंगे, कुल विक्रय मूल्य, कुल विक्रय मूल्य ये हमने माना है, दोनों चीज़ों को हमने माना है। कुल विक्रय मूल्य हो जाता मूल्य को, मतलब ये भाव है उसका, ये क्वांटिटी में बेची गई, तो भाव और क्वांटिटी का हम मल्टीप्लाई करा देंगे, तो 100 गुणे में 100 हो जाएगा 10,000, यहाँ पे 10,000 हो जाएगा। कुल कितना हो जाएगा? 10,000 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं साथियों, थोड़ा सा हम इस पेज को लंबा करेंगे या छोटा कर दे रहे हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर देंगे साथियों। साथियों यहाँ पे कहा गया है कि टीवी का मूल्य, यहाँ क्या कहा गया है कि टीवी सेट का मूल्य 30% घटाने पर, तो माना टीवी सेट का मूल्य 30% घटाया गया, तो भैया हानि, सबसे पहले तो देखते हैं हानि हुआ या लाभ हुआ। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, टीवी का मूल्य जो है 30% घटा, तो टीवी का मूल्य 30% घटाने पर, तो 100 रुपया था, 100 रुपये का 30% इसमें से घटा देंगे, तो 100 रुपये का 30% हो जाएगा 100 गुणे में 30 बटे में 100, 100 से सीधे 100 कैंसिल हो जाएगा, फिर 100 में, यहाँ 100 में से 30 निकल जाएगा तो बचेगा 70, तो इसमें कितना हो गया? टीवी का मूल्य 70 रुपया हो गया। इसी प्रकार से टीवी की बिक्री बढ़ी, तो टीवी की बिक्री बढ़ी, पहले 100 बिकती थी, अब कितनी बिकेगी? तो टीवी की बिक्री, यहाँ पे लिखेंगे टीवी की बिक्री, पहले 100 बिकती थी और अब कितने 20% अधिक बिकेगी, तो 100 का 20% अधिक इसमें जोड़ देंगे, तो 100 प्लस में 100 गुणे में 20 बटे में 100, तो 100 से 100 कैंसिल, तो यहाँ पे 100 सीधे सीधे बचेगा, यहाँ पे 20, तो दोनों को जोड़ देंगे 100 20 हो जाएगा 120, तो अब 120 टीवी बिकेंगी। तो यहाँ पे देखते हैं साथियों, हम थोड़ा सा इसको और जूम करते हैं, यहाँ पे 120 हो गया। अब इसका कुल विक्रय निकालते हैं, तो यहाँ पे इसका कुल विक्रय निकालेंगे साथियों, तो कुल विक्रय मूल्य, कुल विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? इन दोनों का हम मल्टीप्लाई कराते हैं, तो 70 गुणे में 120, तो 12 सते 84 हो जाएगा, यहाँ पे इसका 1 जीरो, इसका 1 जीरो, तो 8400 हो जाएगा। पहले वो 10,000 का बेचता था, कितने का बेचता था? 10,000 का। अभी कितने का बेच रहा है? अभी बेच रहा है 8400 का, मीन्स 8,400 का। तो उसको नुकसान हो रहा है कि फ़ायदा हो रहा है? तो नुकसान हो रहा है, जाहिर सी बात है नुकसान ही हो रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको घटाएंगे, देखते हैं कितना नुकसान हो रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे हानि कितनी हो रही है उसको, हानि बराबर में, तो पहले 10,000 का बेचता था, अब कितने का बेच रहा है? 8400 का, तो 8400 का बेच रहा है,
तो कितना हानि हो रहा है, 1600 रुपये हानि हो रहा है, 1600 रुपये हानि हो रहा है। अब इसमें चूँकि जो ऑप्शन दे रखा है वो ऑप्शन इसमें दे रखा है सारा का सारा परसेंट में, तो हम क्या करेंगे, हमको परसेंट में निकालना होता है। तो परसेंट में निकालने के लिए हम करेंगे क्या, यहाँ पे परसेंट का फार्मूला होता है, हानि प्रतिशत का फार्मूला होता है, हम उसको लगाएंगे। प्रतिशत हानि का फार्मूला होता है हानि बटा विक्रय मूल्य गुणे में 100। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हानि हो रही है 1600 रुपये बटे में विक्रय मूल्य कितना था पहले, 10,000। तो यहाँ पे लिख देंगे 10,000 और गुणे में 100। जीरो से जीरो कैंसिल, दोनों ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल और ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, कितना बचा 16। तो ये हो जाएगा प्रतिशत, क्योंकि यहाँ पे हम प्रतिशत निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा प्रतिशत हानि। तो 16% हानि कौन सा आंसर था, 16% हानि, 16% हानि, हानि माने घटा, हानि माने घटा, 16% घटा, 16% घटा। यहाँ पे हम देखते हैं, तो यहाँ पे साथियों देखते हैं 16% घटी, कौन सी, यहाँ पे देखते हैं डी इसमें सही है, आंसर डी इसका सही है साथियों। अगर नहीं समझ में आएगा तो पुनः इसको मैं दूसरी अनदर वीडियो में समझा दूंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र 18.5 वर्ष है। 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र 18.5 है। तो यहाँ पे हम देखते हैं 4 की कितनी है, 4 की औसत 18.5 है। तो इनकी कुल कितनी हो जाएगी, 4 की कुल कितनी हो जाएगी, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। 4 की कुल हो जाएगी 18.5 गुणे में 4, 18 चौक 72 और 5 चौके 20, ये हो जाएगा 4 पंचे 20 का 0 और 18 चौके 72 और 2 74, एक अंक पर दशमलव है तो यहाँ दशमलव लगा देंगे, मतलब पीछे वाले 0 का कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा, तो ये हो जाएगा 74। कितना हो जाएगा 74, इस 4 को थोड़ा सही बना दें, 74 आ जाएगा। अब इसमें कहा गया कोच की उम्र भी यदि इसमें शामिल कर ली जाए, किसकी उम्र, कोच की उम्र, तो 4 प्लस में 1 कोच यदि हो जाए, 4 प्लस में यदि एक कोच हो जाए तो क्या कहा है, तो औसत उम्र 20% बढ़ जाएगी। तो औसत उम्र 20% बढ़ जाएगी, पहले कितनी थी 18.5 थी, और कितनी बढ़ जाएगी 20%, किसकी, औसत की। तो प्लस लगाएंगे, औसत कितनी है 18.5 गुणे में 20 बटे में 100, इसकी 20% बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 18.5 और 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 18.5 और गुणे में 2 बटे में 10, यही तो बचेगा। यहाँ पे हो जाएगा साथियों, एक मिनट, यहाँ पे प्लस लगाना था क्योंकि यहाँ प्लस है। यहाँ पे 18 दूनी 36 और 5 दूनी 10, 37 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 18.5 और यहाँ पे प्लस में 37 बटे में 10, 10 से 37 को काटेंगे तो 3.7 आ जाएगा। तो 18.5 प्लस में 3.7, यहाँ पे 3.7 आ जाएगा। अब यहाँ पे दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7 5 12, 12 का 2 हो जाएगा, यहाँ पे हासिल 1 आ जाएगा, 8 3 11 और एक 12 का 2 हासिल 1 और एक 2, यहाँ पे दशमलव लगा देंगे, यहाँ पे 22.2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कोच के साथ औसत हो जाएगा, मतलब 5 लोगों की औसत क्या हो जाएगी, 5 लोगों की औसत, 5 लोगों की औसत हो जाएगी 22.2 वर्ष। यहाँ पे 5 लोगों की औसत हो जाएगी 22.2। अब यहाँ पे क्या करते हैं साथियों, हम यहाँ पे हमको कोच की उम्र निकालनी है, तो यहाँ पहले इसकी 5 लोगों की कुल उम्र निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे कुल उम्र निकालते हैं, कुल उम्र
5 लोगों की, ठीक है। तो यहाँ पे हम 22.2 में 5 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो 5 दूनी का 10 का 0 हासिल 1, 5 दूनी 10 11, 11 का 1 हासिल 1, 5 दूनी 10 11। यहाँ पे पीछे में एक अंक पर दशमलव, तो यहाँ दशमलव लगाएंगे तो पीछे वाले 0 का कोई भी वैल्यू नहीं रह जाएगा, इसलिए उसको हम 111 ही रहने देते हैं। अब 5 लोगों का आया 111 वर्ष और 4 लोगों का पहले आया था 74 वर्ष। तो 111 में से हम 74 को निकाल लेंगे, 111 में से हम 74 को निकाल लेंगे। तो यहाँ पे 111 में से 74 को निकालेंगे तो यहाँ पे बचेगा हमारा 37 वर्ष। तो इसका आंसर सही हो जाएगा साथियों डी। इसका आंसर सही हो जाएगा साथियों डी। डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं साथियों 36 नंबर पर। साथियों लिखा है एकल का विलोम शब्द है। एकल का विलोम शब्द है। एकल का विलोम शब्द हो जाएगा बहुल। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। लिखा दर्प का पर्यायवाची कौन सा शब्द है। तो दर्प का पर्यायवाची अहंकार है। तो यहाँ पे लिखेंगे अहंकार। ये बी नंबर क्वेश्चन है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों हम 38 नंबर पे। लिखा मन को हरने वाला। तो मन को हरने वाले के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द इसमें लिखना है। तो यहाँ पे मनोहर। तो यहाँ पे हो जाएगा मनोहर। आंसर नंबर बी मनोहर। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे साथियों यहाँ पे लिखा गागर में सागर भरना, मतलब बहुत ज़्यादा कह देना वो भी थोड़े में। तो यहाँ पे क्या कहना है, बी नंबर को हम सही करते हैं। थोड़े में बहुत कहना। थोड़े में बहुत कहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी इसमें कौन सा लिखा है। पहला लिखा है महत्वाकांक्षा, दूसरा लिखा महत्वाकांक्षा, तीसरा लिखा महत्वाकांक्षा, चौथा लिखा महत्वाकांक्षा। इसमें सही कौन सा है साथियों। तो हम इसमें सही आंसर इसमें आपका है साथियों सी नंबर महत्वाकांक्षा। सी नंबर आंसर सही है साथियों इसमें महत्वाकांक्षा। महत्वाकांक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे को हम देखते हैं साथियों। ये एक पैसेज दिया हुआ है, इसको पढ़ना है। ये पैसेज दिया हुआ है साथियों, इसको पढ़ना है और इसमें आंसर देने हैं। तो लिखा है, पहले सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा है साथियों ए मेनी साइडेड पर्सनैलिटी मीन्स। ए मेनी साइडेड पर्सनैलिटी मीन्स क्या हो जाएगा इसमें, ये पर्सन हैविंग वैरिड इंटरेस्ट्स। यहाँ पे आंसर इसका सी सही हो जाएगा साथियों। अगर इसको हम रीड करेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं साथियों। लिखा है पीटी नेहरू एंजॉयड रीडिंग एंड राइटिंग बुक्स, फाइटिंग एंड पॉलिटिकल एंड सोशल एविल्स। नेक्स्ट लिखा है रेसिस्टिंग टायरानी। नेक्स्ट लिखा है डूइंग ऑल दीज एंड मच मोर। तो यहाँ पे ये सारा कुछ जो है ये करते थे। इसमें देखिए ये सब लिखा हुआ है, आप यदि हम पढ़ेंगे तो इसमें सारा कुछ लिखा हुआ है। ये सब देखिए लिखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये डूइंग ऑल दीज एंड मोर एंड मच मोर। डूइंग ऑल दीज एंड मच मोर। ये डी आंसर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं साथियों। लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट्स पीटी नेहरू पॉइंट्स ऑफ व्यू। पीटी नेहरू का पॉइंट्स ऑफ व्यू इसमें देखना है, कौन सा स्टेटमेंट पीटी नेहरू को प्रभावित करता था। तो यहाँ पे इसका आंसर सही हो जाएगा साथियों। हम देखते हैं, सबसे पहले पढ़ते हैं ह्यूमनिज्म इज मोर इम्पॉर्टेंट देन साइंस। साइंस इज सुप्रीम एंड ह्यूमनिज्म इज सबऑर्डिनेट इट टू। नेक्स्ट लिखा है साइंस इज ह्यूमनिज्म आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट लिखा है देयर इज नो कॉमन ग्राउंड बिटवीन साइंस एंड ह्यूमनिज्म। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा साथियों इसका सी नंबर। सी नंबर राइट आंसर है इसका साथियों।
साइंस एंड ह्यूमनिज्म, साइंस एंड ह्यूमनिज्म आर इज subordinate नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों हम। लिखा है गिव सिनोनिम्स फॉर द फॉलोइंग। इसकी जो पर्यायवाची है उसको देना है। फेमस का क्या हो जाएगा, फेमस की पर्यायवाची, तो फेमस की पर्यायवाची साथियों पॉपुलर हो जाएगी, पॉपुलर। सी नंबर इसका आंसर सही होगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लिखा है गिव एनोनिम्स फॉर द फॉलोइंग ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट दिया है, उसका हमको एंटोनिम्स बताना है, उसका विलोम शब्द बताना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं इसका हो जाएगा ओपैक्यू, ओपैक्यू। प्रोनाउंस सबका अलग अलग होता है, सब लोग अपने अपने हिसाब से प्रोनाउंस को बोलते हैं साथियों। हो सकता है आपका अलग हो, मेरा अलग हो। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं साथियों। लिखा दिए गए विकल्प में संबंधित शब्द का चयन कीजिए। पक्षी विज्ञान का संबंध पक्षी से है, नृविज्ञान का संबंध किससे है, पौधे से है या पशु से है या मानव से है या पर्यावरण से है साथियों। तो यहाँ पे हम देखते हैं साथियों इसका संबंध मानव से है, ह्यूमन से है, ये नृविज्ञान का संबंध। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा सी आंसर इज राइट आंसर, मानव। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं साथियों हम 47 नंबर क्वेश्चन को। यहाँ पे लिखा है उस शब्द का चयन कीजिए जो बाकी समूहों से मेल नहीं रखता है। तो दही हो गया, मक्खन हो गया, पनीर हो गया, ये सब दूध से संबंध रखते हैं लेकिन तेल नहीं रखता है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा तेल। सी इज राइट आंसर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है किसी निश्चित कूट में प्रोडक्शन को कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है। इसी कूट में ओरिएंटेशन को किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो साथियों हम यहाँ पे आपको बता देते हैं साथियों प्रोडक्शन कैसे लिखा है। तो यहाँ पे हम बताते हैं, पहले इसको लिखते हैं फिर हम बताते हैं। प्रोडक्शन का कूट में लिखा गया है, तो यहाँ पे नीचे लिखा है ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन का हमको लिखना है। तो PRODUCTIONS। देखिए पहले के बाद का लिया गया, फिर दूसरे के पहले का लिया गया, फिर तीसरे का बाद का, फिर चौथे का पहले का, फिर पांचवे का बाद का, फिर छठा इसमें अक्षर है मिला करके 11, तो ये छठा वाला का कुछ दूसरा सिस्टम कर दिया है इसमें। फिर बाद का लिया, फिर आई के पहले का ले लिया, फिर ओ के बाद का लिया, फिर यन के पहले का ले लिया, फिर यस के बाद का लिया। इस प्रकार से इसने कूट बनाया है। अब यहाँ पे हम देखते हैं साथियों पी के बाद क्या आता है। तो पी के बाद यहाँ पे आता है साथियों, पी के बाद क्यू, आर से पहले क्यू, ओ के बाद पी, डी से पहले सी, यू के बाद वी, इसी प्रकार से टी के बाद यू, आई से पहले हो जाएगा एच हो जाएगा यहाँ पे, ओ के बाद का लिया तो पी हो जाएगा, यन के पहले का लिया तो यम हो जाएगा, यम यन, यस के बाद का लिया तो टी हो जाएगा। यहाँ पे ये यू है। यहाँ पे देखते हैं हम सी को क्या किया है, सी बीच वाला है, तो यहाँ पे देखते हैं सी का कर दिया प्लस में एक इसमें जोड़ दिया। सी के बाद डी आता है तो डी को नहीं लिया इसने, डी को छोड़ दिया, फिर ई को ले लिया। तो यहाँ पे क्यू क्यू पी सी वी ई, यहाँ पे देखते हैं क्यू क्यू पी सी वी ई, फिर यू एच पी एम टी, ये इस प्रकार से कोड बन गया है। अब इसका भी हम यही करते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसका भी हम यही करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, पहले क्या करना है, पहले वाले का बाद का करना है। यहाँ पे देखते हैं पहले वाले का बाद का, तो ओ के बाद क्या आता है, तो पी आता है। आर के पहले क्या आता है, क्यू आएगा आर के पहले। फिर आई के बाद क्या, आई के बाद क्या आएगा, आई के बाद जे आएगा। यहाँ पे तीसरा क्या है, बाद वाला है, इसका क्या है सिस्टम, बाद वाला। तो आई के बाद जे,
IJ। चौथा क्या है? D है, इसमें D है तो D के पहले का हुआ था। और इसमें क्या है? चौथा है E के पहले क्या आता है? तो D आता है। PQJD दो मिले हैं इसमें। अब ये कंफर्म हो गया कि ये दोनों नहीं हैं। अभी हम और देखते हैं क्योंकि और भी है। तो यहाँ पे देखते हैं चौथे के बाद का, देखते हैं क्या करेंगे। चौथे के बाद वाले में उसके बाद वाले मतलब पांचवे के आगे वाले का देखना है यहाँ, क्योंकि पांचवे के लिए आगे के लिए तीर बनी है। N है पांचवा, तो N के बाद MNO, यहाँ पे हो जाएगा O। उसके बाद छठे का देखते हैं। छठे में क्या है? तो यहाँ पे छठे में है T, तो T के लिए एक जोड़ेंगे और उसके बाद लिखेंगे T के बाद U को छोड़ देंगे, V लिखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे V लिखेंगे, तो V वाला कौन सा है? ये V वाला है साथियों A नंबर वाला सही हो जाएगा। VBSJNO, यही आंसर सही होगा साथियों। A नंबर आंसर इसका सही हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं साथियों। रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा कि मैं उनकी मां के पुत्र का इकलौता पुत्र हूं। रीता निखिल से किस प्रकार का संबंध है? साथियों ये बुआ का संबंध है। नेक्स्ट को हम देखते हैं। यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है तो उस महीने में सोमवार की संख्या कितनी होगी? तो अगस्त हमेशा 30 का होता है। अगस्त कितने का होता है? अगस्त 30 दिन का महीना होता है। अगस्त 30 दिन का महीना होता है। तो कहा है कि 25 को क्या था? 25 को था गुरुवार। 25 को गुरुवार था, तो उसी महीने में सोमवार की संख्या कितनी होगी? तो 25 को गुरुवार, इसी प्रकार 26 को शुक्रवार, 27 को शुक्रवार हो जाएगा, 27 को शनिवार, 28 को रविवार और 29 को सोमवार। 29 को सोमवार हुआ। अब उससे पहले कितने बचे? उससे पहले कितने दिन बचे? 28 दिन। 29 को सोमवार है, उससे पहले कितने दिन बचे? 28 दिन। 28 को हम भाग करते हैं 7 से। 7 चौके 28, 7 चौके 28। 4 सोमवार 29 के पहले वाले और एक ये, तो 4 और 1 5 सोमवार। कितने हो जाएंगे? 5 सोमवार। सी आंसर सही होगा इसका। सी इसका आंसर सही हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं साथियों। निम्न में से किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ है? तो अगरतला में भी हुआ है, रांची में भी हुआ, चेन्नई में भी हुआ है, बस कहाँ नहीं हुआ है? पटना में नहीं हुआ। तो पटना में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ है। तो पटना इज राइट आंसर। डी आंसर सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं साथियों। लिखा कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड है? तो रिलायंस जियो, अभी जिसको हम चला रहे हैं वो रिलायंस जियो है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं साथियों। ये रिलायंस जियो है। ये नंबर इसका सही हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं साथियों। बोल्ट मीन्स बम्बू ओएसिस ऑन लैंड इन ड्रगॉट परियोजना हाल ही में भारत में किस राज्य में शुरू की गई? तो हाल ही में साथियों बोल्ट योजना राजस्थान में शुरू की गई। आंसर ए राजस्थान इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं साथियों। संयुक्त राष्ट्र की कोवैक्स योजना के अंतर्गत कोविड-19 की मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश कौन सा है? तो पहला देश साथियों घाना है। ए इज राइट आंसर, घाना। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं साथियों। अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन सी है? पहली तो कल्पना चावला थी, दूसरी कौन सी है? तो दूसरी को हम देखते हैं जो भारतीय मूल की मीन्स भारत की ही रहने वाली है, वो हो गई आंसर ए सिरीसा बांदला।
सीसा बांदला। एक क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर पहले पूछे जाते हैं, दूसरे बहुत कम ही पूछे जाते हैं, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यूरी गागरिन को भी पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। उस भारतीय पहलवान का नाम क्या है जिस पर हाल ही में डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया है? तो उस पहलवान का नाम साथियों सुमित मलिक है। आंसर बी इज राइट आंसर, सुमित मलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं साथियों। भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जहां एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली लागू की गई है? तो ऑप्शन इसमें दे रखा उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गोवा और हरियाणा। तो इसका आंसर सही होगा हिमाचल प्रदेश, बी नंबर साथियों। इसका आंसर हिमाचल प्रदेश सही होगा। हिमाचल प्रदेश में एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली लागू की गई है, हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं साथियों। लिखा है किस भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में 2019-20 के लिए UDISE शुरू की गई है? तो साथियों इसका सही आंसर हमको देखना है। तो सबसे पहले इसमें ऑप्शन दिए हैं स्वास्थ्य मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों शिक्षा मंत्रालय, बी इज राइट आंसर, शिक्षा मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं साथियों। स्मार्टफोन निर्माता वीवो ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो बहुत जगह पे मोबाइल्स की दुकान पे भी लगे हुए होते हैं फोटोज़, तो वो है विराट कोहली। ऑप्शन ए विराट कोहली, विराट कोहली, विराट कोहली इज राइट आंसर, आंसर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं साथियों। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित पोर्टल SUPSE जिसको कहते हैं, भारत में किस न्यायालय के लिए शुरू किया गया? ऑप्शन इसमें दिया गया है दिल्ली उच्च न्यायालय के लिए, या गुजरात उच्च न्यायालय के लिए, सर्वोच्च न्यायालय के लिए, या फिर इनमें से किसी नहीं। तो इसका सही आंसर होगा साथियों सर्वोच्च न्यायालय, सी इज राइट आंसर, सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं साथियों। 61 नंबर क्वेश्चन है साथियों। कितने भारतीय राज्य नेपाल की सीमा से साझा करते हैं? मीन्स नेपाल की सीमा से जुड़े हैं। एक क्वेश्चन इसमें देखिए थोड़ा सा एक ऑप्शन इसमें छिप गया है, यहाँ पे हम इसको लिख दे रहे हैं, शायद 2 लिखा था यहाँ पे। 5 राज्य जो है, 5 राज्य भारतीय राज्य नेपाल की सीमा से सटे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं साथियों। निम्न में से कोस्टा रिका राजधानी कौन सी है? बीजिंग जो है वो चाइना की राजधानी है, ये चीन की है, दिल्ली तो इंडिया की है, ढाका तो बांग्लादेश की है, सान जोस ही जो है राजधानी है वो कोस्टा रिका की है। कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है? सान जोस। तो यहाँ पे आंसर इसका सही हो जाएगा बी, सान जोस। सान जोस कोस्टा रिका की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं साथियों। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा निम्न में से क्या है? तो इसमें ऑप्शन ए दिया है तमिल, बी दिया है मलयालम, सी दिया है ग्रेट अंडमानी, डी दिया है सिंगला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों बी, बी इज राइट आंसर साथियों, मलयालम। मलयालम लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं साथियों। 64 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? तो साथियों इसकी अधिकतम संख्या 552 हो सकती है। सभी लोग जानते हैं, जो नहीं जानते हैं उसको याद कर लें।
ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिए। आंसर डी इज राइट आंसर, 552। नेक्स्ट क्वेश्चन को तुम देखते हैं साथियों। 65 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस ऑप्शन इसमें दे रखा है सितंबर 14, अक्टूबर 1, नवंबर 2, अक्टूबर 3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ए नंबर, सितंबर 14 या फिर 14 सितंबर भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 66 नंबर, इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो इसमें देखिए कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। कई कंट्रीज बनी है, सार्क कंट्रीज हैं, आसियान हैं, ऐसे ही कई कंट्रीज के अपने अपने ग्रुप्स बने हुए हैं। तो इसी प्रकार से सार्क है, जो सार्क में हमारा इंडिया भी आता है। कई देश हैं इसमें, लगभग में 8 देश हैं, जैसे मालदीव हो गया, श्रीलंका हो गया, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान। इसी प्रकार से इसमें नेपाल भी आ गया, अफगानिस्तान भी आ गया, बांग्लादेश भी आ गया। कौन नहीं आया? म्यांमार। तो म्यांमार नहीं आया है, ये आसियान में आता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये म्यांमार को सही लगाएंगे। इसका आंसर हो जाएगा डी, म्यांमार। म्यांमार का पुराना नाम बर्मा भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं साथियों। निम्न में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं हैं? साथियों ऑप्शन दिया है बेंगलुरु की, दिल्ली की, औरंगाबाद की, लखनऊ की। साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा औरंगाबाद की। औरंगाबाद इज राइट। तो यहाँ पे सी इज ए राइट आंसर। तो औरंगाबाद, सी इसका आंसर सही हो जाएगा, औरंगाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं साथियों। ओणम किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है? तो इसका सही आंसर है साथियों केरल। केरल का सांस्कृतिक उत्सव है साथियों, बी इज राइट आंसर, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं साथियों 69 नंबर को। निम्नलिखित में सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह सूर्य का बुध होता है साथियों। तो डी इज राइट आंसर, बुध। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? तो नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई, इसमें ऑप्शन दे रखा है सीवी रमन, राजीव गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, मदर टेरेसा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर, सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गद्यांश दिया गया है, इसको पढ़ेंगे, इसके बाद इसका आंसर देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखा है विश्व में शांति क्यों आवश्यक है? तो इसको अगर पढ़ेंगे तो काफ़ी टाइम हो जाएगा। हम इसको पढ़े हैं, इसको पढ़ करके इसका आंसर हम बता दे रहे हैं, क्योंकि ये पैसेज है विश्व में शांति क्यों आवश्यक है। तो इसमें आंसर दिया गया है मानव जाति के विकास के लिए, उत्तमोत्तम रचनात्मक कार्य के लिए, व्यापार और कृषि की उन्नति के लिए, कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाने के लिए। अधिक से अधिक विश्व में शांति मानव जाति के विकास के लिए आवश्यक है। यदि विश्व में शांति नहीं होगी तो मानव जाति का डेवलप नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है सही हो जाएगा ए। आंसर नंबर ए इज राइट। यहाँ पे देखिए लिखा भी है शांति के अभाव में मानव जाति का विकास संभव नहीं है। यदि आप पढ़ेंगे इसको पैसेज को तो पूरा आप समझ पाएंगे। इसका ए आंसर जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं साथियों हम।
विश्व शांति स्थापना के लिए सबसे आवश्यक क्या है? हिंसा और भय या अहिंसा और प्रेम, आत्मीयता और समीपता या परिश्रम और ज्ञान? तो इसका सही आंसर है साथियों अहिंसा और प्रेम। अहिंसा और प्रेम, बी इज राइट आंसर। अहिंसा और प्रेम। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं साथियों। कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है, किसके द्वारा? सबसे पहली बात है गांधी जी की बात है तो यह अहिंसा के द्वारा, तो सी इज राइट आंसर, अहिंसा के द्वारा। अहिंसा के द्वारा किसी भी कठोर हृदय को कोमल बनाया जा सकता है। लेकिन आजकल दौर कुछ और ही चल रहा है, अहिंसा के द्वारा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं साथियों। किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व हैं धन और वैभव, धन और सम्मान, आध्यात्म और उपासना, शांति, सुख और रचनात्मक कार्य। तो यहां पे इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों डी, शांति, सुख और रचनात्मक कार्य। शांति, सुख व रचनात्मक कार्य। रचनात्मक कार्य, डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं साथियों। नितांत शब्द का उपर्युक्त पर्याय है, मीन्स नितांत की पर्यायवाची क्या होगी? तो नितांत की पर्यायवाची साथियों इसमें ऑप्शन दे रखा है भली भांति, बिल्कुल, विधिवत, निम्न। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों बी, बिल्कुल। बिल्कुल, बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं साथियों। ये भी एक प्रकार का पैसेज है जो कि मैंने पढ़ रखा है, फिर भी 3 क्वेश्चन मैंने इस पे लगा दिए हैं साथ ही में, ताकि यहाँ पे आंसर देने में आसानी रहे। यहाँ पे 75 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। विज्ञान मानव की सबसे बड़ी शक्ति इसलिए कही गई है क्योंकि इसके बल से मनुष्य विद्युत शक्ति का स्वामी है, या फिर प्रकृति और प्राणी जगत का सिरमौर है, या फिर सभी भौतिक सुविधाओं से संपन्न है, या अंतरिक्ष के क्षेत्र में हस्तक्षेप कर सकता है। तो इसका सही उत्तर है साथियों प्रकृति और प्राणी जगत का सिरमौर है। आंसर इज बी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 नंबर। यहाँ पे 77 नंबर को देखते हैं। वैज्ञानिक चिंतन पद्धति ने मनुष्य का सबसे बड़ा उपकार यह किया है कि उसे मुक्ति मिली है। इसमें ऑप्शन दे रखा है, पहला संतुलित अनुचिंतन से, दूसरा दिया है पुरानी शिष्ट औपचारिकताओं से, तीसरा दिया है भ्रमपूर्ण रूढ़िवादी विचारणा से, चौथा दिया है प्राचीन सांस्कृतिक परंपराओं से। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा सी इज राइट आंसर। इस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 78 नंबर है, इसी स्लाइड में मैंने ऐड कर दिया है। विश्व के परिवारवत लगने का प्रमुख कारण है, विश्व के परिवारवत लगने का प्रमुख कारण है। ऑप्शन दिया है यातायात एवं संचार साधनों का विकास, दूसरा ऑप्शन दिया है विज्ञान की गतिशील शक्तियाँ, तीसरा ऑप्शन दिया है विज्ञान की जीवन से घनिष्ठता, इसी प्रकार से चौथा ऑप्शन दिया है विश्व बंधुत्व की भावना का विकास। तो इसका सही आंसर है परिवारवत लगने का प्रमुख कारण यह है कि ये यातायात एवं संचार साधनों का विकास करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ए। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं साथियों, जो कि नेक्स्ट स्लाइड में है। लिखा है हस्तामलक शब्द से अभिप्रेत है। ऑप्शन इसमें दिया है अस्पष्ट परंतु सायास बोधगम्य, दूसरा ऑप्शन दिया है पास में रखे आंवले की तरह, तीसरा ऑप्शन दे रखा है हाथी के लिए आंवले की तरह, चौथा ऑप्शन दे रखा है
अस्पष्ट और अनायास बोधगम्य। तो हस्तामलक शब्द का अभिप्रेत यह है अस्पष्ट और अनायास बोधगम्य। डी इज राइट आंसर, इसका आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन है, वैज्ञानिक चिंतन पदबंध से आशय है। क्या आशय है? तो इसमें ऑप्शन दिया है परंपरागत चिंतन, दूसरा ऑप्शन दे रखा है भावात्मक चिंतन, तीसरा ऑप्शन दे रखा है वैज्ञानिकों द्वारा किया गया चिंतन, चौथा ऑप्शन दिया गया है स्वस्थ एवं संतुलित चिंतन से। तो इसका आशय हो जाएगा स्वस्थ एवं संतुलित चिंतन। आंसर डी इसका सही हो जाएगा। डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट के 20 क्वेश्चन साथियों हम अगले वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है इसलिए मैं अगला वीडियो बना दूंगा। नेक्स्ट के 20 क्वेश्चन जो ग्राफ से रिलेटेड हैं उनका हम डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद साथियों।